कोई बता सकता है क्या समझ आया? ਬੱਚੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਡਿਊਟੀ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਤੋਂ डिस्ट्रैक्ट। ये सेंसरी ओवरलोड। आप लोग समझते हो कि हमें ना कोई भी चीज डिस्टर्ब करती है तो हम अपने आप को बता भी देते हैं फटाफट, या तो हम वहां से हट भी जाते हैं या हम सब कुछ कर देते हैं। हमारे बच्चे दिन में पता नहीं कितनी ऐसी सिचुएशन से गुजरते हैं जो उनके लिए बहुत बड़ी होती है, फिर भी उसके बावजूद वो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं हमारी हर चीज में। कई बार उनका नहीं भी मन है काम करने का, हम करते हैं। वहां पे हमें उसको कोई फैन की आवाज, मतलब इसमें समझना अभी तक ये हमें भी नहीं पता, ये सेंसरी ओवरलोड में कई ऐसी चीजें हैं जो चीजें आवाजें हमारे लिए नॉर्मल है, उनके लिए वो बहुत मुश्किल है। आप देख रहे हैं वहां उसकी एक सैंडल की आवाज वो उसके यहाँ हिट कर रही है, एक पेन की आवाज वो उसके यहाँ हिट कर रही है, वो साउंड, वो ट्रैफिक की नॉइज, वो गिलास का टूटना, हर चीजें, कौन सी चीज यहाँ पे तंग कर रही है हमें नहीं पता है। उसके बावजूद भी वो हमारे साथ हर जगह कोऑपरेट करते हैं और हम चाहते हैं कि ये आज ही हो जाए। आप हमारे पास भी आते हो, ये आज ही हो जाए। कैसे हो जाएगा आज? कितने चैलेंज वो लोग रोज फेस करते हैं हमारे बच्चे, और हम उसे फिर भी समझने की बजाय ना सारा दिन हमारे पास कंप्लेंट है उनके लिए। आप लोग अगर ऐसे चैलेंजेस रोज फेस करो ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक एक टास्क कितना मुश्किल होता है। ये वो जानबूझ के नहीं करते हैं। सो ये वो रीजन है सारे कि कई बार वो अंदर जाते हैं तो उन्हें किसी चीज की लोड, यहां नहीं कहीं भी, आपके घर में भी। सो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो उनके लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। उन्हें हमें वहां अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समा देना पड़ेगा, उन्हें कंफर्ट करना पड़ेगा। इसीलिए बार बार हम समझाते हैं कि इसका इलाज ना, सबसे पहला इलाज जो है वो है अंडरस्टैंडिंग। जब हम अंडरस्टैंड करना शुरू कर जाते हैं ना तो सिचुएशनें अपने आप हैंडल होनी शुरू हो जाती है। सो ये वीडियो में बल्कि सब लोग ना हर उस पेरेंट्स को जरूर दिखाओ जिनको ये लगता है कि मैं यहां ले गया और मेरे बच्चे ने वहां सेटल नहीं किया। वो जानबूझ के थोड़ी ना कर रहा है, उसके यहां पे क्या हो रहा है हमें पता ही नहीं है, और हम कहते हैं कि नहीं यार बहुत तंग कर रहा है। यही उसकी डिसेबिलिटी है बस। सो ये आज के स्कोप में नहीं था, बट एज अ पेरेंट क्योंकि वो इस चीज को देख रहे थे तो उन्होंने बहुत जल्दी कनेक्ट किया इस चीज को, इसलिए उन्होंने ये चीज आज यहाँ डिस्प्ले की। तो मैं जो मॉड्यूल 3 है वही इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, जो कि आज के स्कोप में नहीं था, लेकिन क्योंकि अब वीडियोस देख चुके हैं तो हम इसको फटाफट टेक्निकली समझ भी लेते हैं। क्योंकि जब तक नॉलेज नहीं आएगी तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। देख तो लिया और 2-4 लोगों ने एक सही वर्ड इस्तेमाल भी कर लिया, सेंसरी ओवरलोड, लेकिन अब क्योंकि ये इंट्रोड्यूस हो चुका है तो इसका थोड़ा सा दाएं और बाएं वाला भी समझ लेते हैं। सो वो भी आज ही समझ लीजिए ताकि ये मॉड्यूल कंप्लीट हो जाए। सो इसमें क्या होता है कि इसको अगर टेक्निकली इसको बोलते हैं सेंसरी इश्यूज। सेंसरी इश्यूज में 2 चीजें होती हैं, एक होता है हाइपोसेंसरी, एक होता है हाइपोसेंसिटिव, एक होता है हाइपर सेंसिटिव। अब ये हमारे जो ऑटिज्म के जो बच्चे हैं, ये ऑटिज्म ना होकर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। स्पेक्ट्रम का मतलब है वेरिएबिलिटी, मतलब सिम्टम्स की फैलावट। अब ये किसी बच्चे में हाइपोसेंसिटिव हो सकती है, किसी बच्चे में हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है। सो हर बच्चे में एक सा पैटर्न नहीं आएगा, सो ये भी समझ लीजिएगा। और किसी एक में आएगा, किसी एक में नहीं आएगा। एक ही बच्चे में कई तरह के वो सेंसरी इश्यूज होते हैं, किसी एक सेंसरी इशू में आएगा, किसी के दूसरे सेंसरी इशू में आएगा। ये बहुत एक पजल सी लगती है क्योंकि आप टेक्निकल लैंग्वेज से नहीं जानते हैं, तो मैं इसको जितनी सिंपल लैंग्वेज में हो सकता है आपको टेक्निकली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। हम सबको मालूम है कि हमारे 5 सेंसेस होते हैं। 5 सेंसेस मतलब हम सुनने का, देखने का, सूंघने का, टेस्ट का और टच का, 5 होते हैं। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें 2 और होते हैं, एक होता है वेस्टिबुलर, एक होता है प्रोप्रियोसेप्टिव। मतलब एक होता है बॉडी को बैलेंस करना और एक होता है अपनी बॉडी को अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना। जैसे मैं आंख बंद करके भी हाथ अपना ऊपर किया तो मुझे पता चल गया कि मेरा हाथ मेरे सिर से ऊपर है। अगर मैंने यहां किया है तो बिना देखे मुझे पता चल रहा है कि मेरी बॉडी का जो ये हाथ है मेरे पीछे है। सो ये सेंस कैसे हो रही है
ये भी एक सेंसरी ऑर्गन है जो कुदरत की तरफ से हमें दिया हुआ है, बॉडी की अवेयरनेस होना। ऑटिज्म के बच्चे कई बार अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, चीजों को दूर नजदीक से सही तरीके से कई बार देख नहीं पाते हैं, लड़खड़ाते हैं या एक्सीडेंट प्रोन हो जाते हैं, गिरते रहते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं। हर बच्चे में नहीं होती हैं, किसी बच्चे में कोई एक होगी, दूसरी कम होगी, तीसरी ज्यादा होगी। तो आप सोचो कि 7 सेंसरी हो गए और किसी में कोई कम कोई ज्यादा हो सकता है। सो यहां जो हम देख रहे थे वो मेजर था ऑडिटरी, और इसमें बच्चा था हाइपर सेंसिटिव। तो ये एक सेंसरी का एक कंपोनेंट है। तो अब जो एक पेरेंट ये समझाना चाह रहा है कि मेरा बच्चा कितना डिस्टर्ब होता है, आप सोचो कि एक चीज का एक हिस्सा दिखाया अभी, 7 चीजों के 2 इधर 2 इधर 14, और फिर उनका स्पेक्ट्रम 1 से लेकर 100 तक। तो सोचना कि ये टेक्निकली कितना कॉम्प्लेक्स है, और जितना इन्होंने ये बताया है इससे हिसाब लगा लेना कि मेरा बच्चा इससे कई गुना ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। एक चीज तो आपने देख ली और कई चीजें आपको पता ही नहीं है। तो एक बार उस बच्चे के अंदर जाकर सोचिए कि वो कितनी टफ सिचुएशन में से निकल रहा है, और इन्हीं सब चीजों को हमें एड्रेस करना। आप देखते हैं उनको व्हील बोरो करवाया जाता है, बैलेंसिंग के ऊपर चलाया जाता है, अलग अलग चीजें हाथ से वो चीजें खिंचवाई जा रही है, ये सब क्या है? बैलेंसिंग नहीं हो रही है, ये ओटी होता है। एक पेरेंट ने क्वेश्चन मुझे पूछा भी था कि ये बैलेंस क्यों कराते हैं, तब उन्हें मैंने यही बताया था कि कई बच्चों में ये वाला जो सेंसरी ऑर्गन होता है डेवलप नहीं होता है, उसे करने के लिए इम्बैलेंस होता है। सो हम उसे बनाने के लिए उस बैलेंस बोर्ड पे, उसे 8 पे, उस हाइट पे चला के एक सीक्वेंस में चलना, ताकि उसका वो जो सर्किट है वो बनने शुरू हो जाए, वो नीड जो है वो पूरी होनी शुरू हो जाए, ताकि बच्चा उस चीजों को सीखना शुरू हो जाए। फिर छोटी छोटी जो एक्टिविटी होती है ना, इनके बहुत सारे मीनिंग्स हैं। पर कई बार आप लोग कहते हो कि वही रिपीट हो रही है, उस पीएमटी में क्वेश्चन था ना, वही रिपीट हो रही है। सो रिपीट उसके साथ कनेक्टेड है, इसलिए वो रिपीट होती है। सो वो धीरे धीरे जब आपको चलेगा, ये तो बहुत बड़ा कोर्स है, मतलब एक ओटी को पहली डिग्री करने में 4.5 साल लगते हैं, तो वो जाकर ये समझता है। तो 4.5 साल की डिग्री है बेसिक की। तो ये कंटेंट बहुत बड़ा है, लेकिन अब मोटा मोटा समझते हैं, और जिस जिस बच्चे के साथ जो हो रहा है वो पेरेंट बैठे हैं सामने, यही बता रहे थे कि मेरा बच्चा एक वुडन पैकबोर्ड में से वो पिक कर लेता है, लगा भी लेता है, पर अभी तक ए लिख नहीं पाता। तो उसके देखो कितने स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले उसे पिक करना ताकि उसकी आइडेंटिफिकेशन आ जाए, उसे प्लेस करना, फिर उसके बाद मैंने इन्हें बोला कि उसी पे उसको ट्रेस करा दो, उंगली से ट्रेस करा दो आप ए को। जब आप ए ट्रेस करवाना शुरू कर दोगे, जब वो ए ट्रेस करना शुरू हो जाएगा, फिर एक पेंट के साथ एक पेपर पे ट्रेस करा दो, फिर उसके बाद उसको लिखवाना शुरू कर दो। सो वो जर्नलाइजेशन, तो देखो वो जर्नलाइजेशन, मतलब कितने स्टेप है सिर्फ एक वर्ड को सिखाने के लिए, कहां से शुरू हुए और कहां। तो ये 2 दिन में 3 दिन में हो जाएगा। और मैक्सिमम क्या होता है, स्टार्टिंग में मेरे पास पेरेंट्स क्या कहते हैं, ये तो ये पहले भी करता था। हाँ। अरे पहले वो सेल्फ डायरेक्टेड बिहेवियर में करता था, हमेशा मेरे कहने से नहीं करता था। अब मैं उसके सेल्फ डायरेक्टेड बिहेवियर को भी एड्रेस कर रहा हूं, तो मेरे कहने से वो वही आएगा ना जो चीजें वो पहले करता है, बल्कि वो मेरे लिए ज्यादा इजी है उसको स्ट्रीमलाइन लाने के लिए। सो देयर इज अ सिस्टम, इट्स अ स्लो प्रोसेस, ये कोई स्विच ऑन ऑफ नहीं है, ना ही कोई मेडिसिन है कि हमने दी और बच्चा ठीक हो गया। इट्स अ प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप ही चलेगा। फिर फर्स्ट क्लास हम 1 साल क्यों पढ़वाते हैं, फिर सेकंड क्लास में फिर 1 साल पढ़ाते हैं, अरे 2-2 महीने बाद करवा दो, 4 चीजें ही तो समझानी है, ऐसे नहीं होता। देयर इज अ प्रोसेस ना। और वैसे भी पता नहीं, मैंने क्या अभी एक देख रहा था, मुझे ज्यादा नहीं पता, वहां पर भी ये कंट्रोवर्सी है कि पता नहीं है कि कोई एक चाइनीज बैम्बू है, पता नहीं कौन सा बैम्बू का पौधा है, वो मैं एक वीडियो देख रहा था व्हाट्सएप पे, वो पता नहीं 5 साल के बाद, नहीं या पता नहीं कितने साल के, कुछ ऐसा है। एग्जांपल दी भी थी, ये जो बांस का पौधा होता है, ये आज हम लगाते हैं तो 5 साल लगातार पानी देने पे भी ये 1 इंच भी धरती से बाहर नहीं आता। उसके बाद ये 9 महीने में 90 फीट जमीन से ऊपर आता है। तो ये कुदरत हमें कितने मैसेज देती है, देखो कि 5 साल लगातार पानी दिया और 1 इंच भी ऊपर नहीं आया, और उसके बाद 9 महीने में 90 फीट ऊपर आता है। तो क्या जब वो 90 फीट ऊपर आया उसको कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा उसको 90 फीट जो जमीन से ऊपर आने में, कितना टाइम लगा? 9 महीने नहीं, 5 साल। हमें क्या लगता है, हम उसे डिवाइड कर देते हैं, 5 साल कुछ होया ही नहीं, 5 साल कुछ होया। एक बात बताओ, एक पत्थर को मैंने एक हथौड़ा मारा, वो नहीं टूटा, दोबारा मारा नहीं टूटा, तिबारा मारा नहीं टूटा, चौथी बार मारा टूट गया, तो ये चौथी बार वाला पहले ही मार देता,
क्या पिछले 3 बार में पत्थर नहीं टूटा? टूटा, अंदर टूटन हुई थी, नजर नहीं आई। करने तो दो, मार दिया एक थोड़ा नहीं टूट रहा, दूसरा मार दिया नहीं, और एक टाइम के बाद बच्चा कुछ करने लग जाए तो ये वाला पहले क्यों नहीं हुआ? सो कहने का मतलब इट्स अ प्रोसेस। समझ लोगे तो प्रोसेस के साथ चलेंगे, और उसमें नहीं हमें तो बताओ- उतावलेपन में बच्चे का नुकसान हो जाएगा। हमें बताओ कि अगर यहाँ से बच्चा ठीक होता है, क्या हमारा प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं होता? हम तो चाहते हैं आज आए कल ही ठीक हो जाए, पर तो ये मेरे हाथ हमारी में है। ये बातें एंडलेस हैं, हम तो सुबह से लेकर शाम तक करते रहेंगे और सारी रेलेवेंट है। ये भी नहीं है कि बेमतलब की बातें हैं, बट टाइम के लिमिट को देखते हुए मैं एक बार मॉड्यूल 2 कंप्लीट कर दूं तो मैं ये बता रहा था कि ये जितने भी सेंसरी इश्यूज होते हैं ये हाइपो और हाइपर होते हैं। किसी बच्चे में वो चीजें सीख करते हैं मतलब वो चाहते हैं, जैसे ऑडिटरी। कई बच्चे उनका जो है वो हाइपो सेंसिटिव होते हैं, उनको मिनिमम आवाज भी नहीं मिल रही होती, इसलिए वो आवाजें सीख करते हैं, जैसे खिलौनों को बजा बजा कर आवाज निकालना, सो टैप कर करके आवाज निकालना, और कई जरा सी आवाज सुनते ही कान पे हाथ रखते हैं। सो अलग है ना। और ये भी 1 से 100 है, ये नहीं कि 1 होगा और फिर 100 होगा। 1 और 100 के बीच में 99 नंबर है। तो वो मेरे बच्चे को हो सकता है किसी को 10-20% की कोई प्रॉब्लम होगी, किसी को 30-40% की, किसी को 70-80% की। हर बच्चे का प्रोफाइल अलग है। कोई थर्मामीटर, कोई टेस्ट ऐसा है नहीं है जो मैं निकाल दूं कि ये है इसको। और ये है क्या? तो इसलिए है क्या ये? स्पेक्ट्रम। इसलिए हमने जो थेरेपी प्रोटोकॉल्स बनाए होते हैं वो हम जो बेसिक प्रोटोकॉल है वो सब बच्चे के ऊपर लगा देते हैं, क्योंकि हमें ऑप्टिमल ग्रोथ चाहिए। तो इसीलिए ये अब गस्टेटरी जैसे स्मेलिंग का होता है, कई बच्चे जरा सी स्मेल से हाईली इरिटेट होते हैं और कई बच्चे हर चीज उठाकर स्मेल करते हैं। सो स्पेक्ट्रम हो गया। सो हाइपो एंड हाइपर, हर बच्चा अलग है, हर बच्चे के थेरेपी प्लान्स अलग बनते हैं, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं जो सब बच्चों के लिए होते हैं, क्योंकि ओवरऑल हम देखते हैं कि हमारे कुछ बच्चे जो मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो हाइपोटोनिसिटी होती है। हाइपोटोनिसिटी मतलब जैसे हम पंजाबी में कहते हैं पोला पोला जा बच्चा, मतलब मसल्स नहीं है। सो उनके लिए जो ओटी के अंदर जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं वो एड्रेस हो जाते हैं, उसके साथ में बाकी चीजें भी एड्रेस हो जाती हैं। सो एक के साथ में एक पंथ दो काज वाली बातें हो जाती हैं। तो इसलिए थेरेपी के मुताबिक कुछ तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं जो हमने सब बच्चों पर लगाने हैं, और कुछ के धीरे धीरे जैसे जैसे हमें पता चल जाता है कि इसकी ये सेंसरी प्रोफाइलिंग है, उसके हिसाब से उसके प्रोग्राम को एडजस्ट कर दिया जाता है। तो हाइपोसेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव, ये है ऑडिटरी, ये है विजुअल, ये है ऑल्फैक्टरी, ये है गस्टेटरी, ये है टैक्टाइल, एक है वेस्टिबुलर और एक है प्रोप्रियोसेप्टिव। तो टेक्निकल नॉलेज में मैंने आपको बता दिया, हालांकि आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझ लीजिए कि ऐसा कुछ होता है, दैट्स इट। तो इसके लिए आपने बहुत ज्यादा, अब जो ये बच्चा जो एकदम घबराया और वो हुआ, वो क्या था? ओवरवेलनेस हुई। इसको हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं मेल्ट डाउन। मेल्ट डाउन तब होता है जब बच्चा जरूरत से ज्यादा ओवरवेल्ड हो जाता है, अब वो नहीं हाथ आ रहा, अब तो जिसे हम पंजाबी में बोले छिड़ गया जी उन पर। सो वो छिड़ गया में हम जितने ज्यादा पैनिक करेंगे उतना उसका वो बढ़ेगा। अगर आप समझेंगे कि वो इस समय मेल्ट डाउन है, कुछ नहीं है, थोड़ा उसको स्पेस भी देनी है, समय भी देना है, वो दूसरी चीजों पे वो अपने आप को कोई हार्म ना पहुंचा दे, उसकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, हल्का सा उसके साथ देना है। मेरे बात समझ लेना, ये अब तक आप सबको समझ आ गया होगा कि मेरे ये सारे बच्चे हर चीज समझते हैं। वो कहते हैं ना ऑटिज्म में इमोशन नहीं होता जी, ये फीलिंग्स नहीं होती जी, ये समझते, सब समझते हैं। सिर्फ उनके समझने की और वो जो इसको एक्सेप्ट करने की या एक्सप्रेस करने की थोड़े पैटर्न डिफरेंट है। तो ये मत समझना कि उनको हमारी कोई बात समझ नहीं आती, हम उसके साथ में हैं, उसको रिलैक्स रिलैक्स साथ में बैठ जाएं, हाथ पकड़ लें, सॉफ्ट टच रख लें, धीरे धीरे हर बच्चे के साथ ये अलग काम करेगा, ये भी कोई फिक्स्ड फार्मूला नहीं। और ये इम्प्रूव भी होता है, चलेगा। ये एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा ना, ये इम्प्रूव भी होता है, ऐसा नहीं है कि इम्प्रूव नहीं होता है। इसी थेरेपी से पहले से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कौन रो रहा है कौन हंस रहा है, आज उसे सारा फर्क पड़ता है। आज तो उसको रोने पे ये भी पता है कि मुझे इसके आंसू पहुंचने हैं, कि मेरी वजह से रोया है। वो रुमाल उठा के आंसू पहुंच देता है कि भाई नहीं, और फिर उसके बाद हक करता है और किस करता। ये एक्सप्रेस करना आ गया धीरे धीरे, ये इम्प्रूव होता है, आज नहीं है, ये थेरेपी से धीरे 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 चीजें इम्प्रूव हो जाती है। सो ये था। तो आज हमने 2 मॉड्यूल्स के ऊपर बात की। पहला मॉड्यूल हमारा बिहेवियर थेरेपी का था, जिसपे कि स्टबन बिहेवियर को ऐसे कैसे एड्रेस करना है, उसकी वीडियो अलग से आप देख सकते हैं। आज के 2 मॉड्यूल्स थे। पहला मॉड्यूल था कि घर पर स्ट्रक्चर ट्रेनिंग कैसे दी जाए, जिसमें कि 15x4 की क्लासेस का सेशन समझाया गया है,
और तीसरा मॉड्यूल था कि आप जनरल बेसिक लेवल पर समझ लें कि ये सेंसरी इश्यूज क्या होते हैं। सो ये हाइपो भी होते हैं, हाइपर भी होते हैं, थेरेपी प्रोटोकॉल्स करने हैं, मेल्टडाउन्स हो रहा है, कैसे समझना है क्या है, क्योंकि जब आप पहले समझना जरूरी है, प्रॉब्लम को समझेंगे ही नहीं तो सॉल्यूशन पे कहाँ जाएंगे हम लोग। फिर तो सीधा ही बस ये मेरा बच्चा ऐसा करता है बस, तो ये ऐसे नहीं चलेगा ना। अब हमें कमांड अपने हाथ में लेनी है, तो धीरे धीरे ये समझ लीजिए कि बेसिक ट्रेनिंग चल रही है, फिर इसके एडवांस मॉड्यूल्स आ जाएंगे। तो ये प्रोसेस के अंदर अंदर, तभी मैं कहता हूँ कि मेरे यहाँ तो मैंने ये समझा कि मैक्सिमम ये 1 ईयर का प्रोग्राम होता है। अगर 1 साल के बाद भी अगर आपको प्रोफेशनल्स की डेली बेस पे जरूरत पड़ रही है तो वो हम लोगों का फिर फेलियर, फिर इसका मतलब कि हमने आपको उस टाइम पीरियड के अंदर इतनी नॉलेज डिलीवर ही नहीं की। सो ये नहीं चलेगा। कमांड्स आप अपने हाथ में लीजिए। हम लोग एक जीपीएस की तरह हैं, कार चलाते हैं, जीपीएस ऑन कर देते हैं, हम बताएंगे कि 200 मीटर के आगे लेफ्ट लेना है, ले लीजिए। हम बताएंगे कि सर्कल से 3rd एग्जिट लेना है, 3rd एग्जिट ले लीजिए। लेकिन अगर आप रोज उसी रूट पे जा रहे हैं तो एक टाइम के बाद आपको जीपीएस की जरूरत पड़ेगी। आपको पता ही है कि यहां से लेफ्ट लेना है, यहां से 3rd एग्जिट लेना है, लेकिन जैसे ही आप किसी नई जगह में जाएंगे आपको फिर जीपीएस की जरूरत पड़ेगी, आप फिर ऑन कर सकते हैं। तो ये हम एज और व्हेन रिक्वायर्ड की तरह यूज कीजिए। आप सोचे कि मेरा बच्चा ये ठीक करके दे देंगे, कोई जीपीएस आपको जलंधर से दिल्ली नहीं लेकर जाएगा, वो सिर्फ बोलेगा। और अगर आप कट नहीं मारेंगे तो वो फिर बोलेगा कि कट मारो, नहीं जाओगे, जैसी गाड़ी लाओगे फिर बोलेगा कट मारो, मत जाओ। जीपीएस हमेशा बताता रहेगा भाई ये क्या, लेकिन गाड़ी तो आप ही ने ड्राइव करनी है। क्या ठीक ही रहे हैं, होता यही है। हम कई बार उस जीपीएस की ना मान के ना अपना कट मार लेते हैं। हम फिर चीख चीख के कहते हैं ऐसे नहीं, हम फिर चीखते रहते हैं। आप मानो ना मानो, हमने ऐसे चीखते ही रहना है, वापस आओ, नहीं हमने ऐसे चीखते ही रहना है, क्योंकि हमारा पर्पस है कि आप लोग सीख जाए। कोई जीपीएस आपकी गाड़ी वहां तक नहीं पहुंचा सकता, गाड़ी आप नहीं पहुंचानी है। ज्यादा से ज्यादा पैसा फेंक दो, ज्यादा से ज्यादा विश्वास कर लो, ज्यादा से ज्यादा टाइम दे दो, कुछ नहीं होने वाला। आप लोगों को गाड़ी चलानी है, प्लीज स्टीयरिंग मोड पर आ जाइए। जिम्मेदारी हमारी है, हम नहीं समझाएंगे तो वो हमारा फेलियर है, मैं ये मानता हूँ। बट लेट्स ज्वाइन जी, प्लीज। यस, सेंसरी आप बता रहे हो, सेंसरी का मेरे बेटे का इशू है कि फॉर अ व्हाइल कोई सेंसरी एकदम गायब हो जाती है एंड आफ्टर सम टाइम अचानक से वापस आ जाती है, व्हिच आई एम फेसिंग राइट नाउ। सो इसको हम लोग बोलते हैं सेंसरी इश्यूज की या स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर की फ्लक्चुएशन। इनका सवाल अगर पीछे नहीं गया तो उन्होंने कहा मेरे बच्चे को कभी कोई सेंसरी इशू आ जाता है, कभी बिल्कुल गायब हो जाता है, कभी दोबारा आ जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर है। ये बच्चे के लिए कोई भी सेंसरी इशू वो जो करता है ये उसके लिए कामिंग है, उसके लिए सूदिंग है। वो जब ओवरवेल्म्ड करता है तो हैंड फ्लैपिंग करता है, तो वो जो हैंड फ्लैपिंग कर रहा है वो एक तरीके से उसका तरीका है कोपिंग का, वो अपने आप को सूद कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि एकदम रोकिए मत, धीरे धीरे उसे डिस्ट्रैक्ट करेंगे या चैनलाइज करेंगे। लेकिन ये स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर ज्यादा कब आते हैं, ध्यान से देखिए। जब कभी बच्चा ओवर एक्साइटेड होता है या डरा हुआ होता है या एंग्शियस होता है या फ्रस्ट्रेटेड होता है, या कोई चीज जब वो एक्सप्रेस कर पा रहा है तो नहीं कर पा रहा है, जब वो फ्रस्ट्रेटेड होता है तो उसके स्टीरियोटिपिकल ये जो स्टिमिंग वाले बिहेवियर हैं वो बढ़ जाते हैं। जिन दिनों में वो काम रहता है कम हो जाते हैं। थेरेपी के साथ भी यही प्रोसेस होता है। स्टार्टिंग में ये इश्यूज बढ़ते हैं क्योंकि बच्चा उस समय 1-on-1 में भी आया ही है, तो वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहा। धीरे धीरे ये सिस्टम्स धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन बीच बीच में से ये फ्लक्चुएट हो सकते हैं, री इमर्ज हो सकते हैं, किसी नए तरीके के हो सकते हैं। उनको उसी समय देखकर अकॉर्डिंगली हमें अपनी थेरेपीज को एडजस्ट करना पड़ता है। धीरे धीरे चलते चलते देखा गया है कि इनकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी कम होने लग जाती है। इसको समझिएगा ये कि जब कभी भी कमरे में अंधेरा होता है तो हम कभी भी अंधेरे को नहीं भगाते हैं, हम क्या करते हैं? जब भी नेगेटिव बिहेवियर है, हर बार नेगेटिव बिहेवियर को रोकने से नेगेटिव बिहेवियर नहीं ठीक होगा, हमें पॉजिटिव बिहेवियर्स इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं। धीरे धीरे नेगेटिव बिहेवियर्स कम होने लगते हैं, पॉजिटिव बिहेवियर्स की वजह से बच्चा चैनलाइज होने लगता है। ऑटिज्म इज अ बिग मिस्ट्री, ये एक पजल की तरह है। साइंस को अभी तक समझ नहीं आया है कि ऐसा क्यों होता है, अंदर ऐसा क्या हो पा रहा है। हाइपोथेसिस हैं कि न्यूरल पाथवे हैं, वहां पर दिक्कत है, लेकिन अभी तक साबित नहीं हो पाई क्योंकि कोई भी फंक्शनल एमआरआई, सीटी स्कैन या कोई भी न्यूक्लियर मेडिसिन ये हम अभी चेक नहीं कर पाए कि हो क्या रहा है, सिर्फ एजम्पशंस हैं। इसलिए बहुत साइंटिफिक आंसर इस चीज का हमारे पास नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन अभी रिसर्चेस चल रही हैं।
हमें भी नहीं पता चल रहा, हो सकता है 5 साल के बाद हमें इतनी नॉलेज मिल जाए कि हम हंसें अपने ऊपर ही एज अ साइंटिफिक फ्रेटर्निटी कि यार इतनी भी समझ नहीं थी। लेकिन ये तब तक ही होता है ना जब तक समझ नहीं है। सो अभी फिलहाल साइंस के मुताबिक ये जो स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर, सेंसरी इश्यूज, स्टिमुलेटरी बिहेवियर, स्टिमिंग बिहेवियर जिसे हम बोलते हैं, ये अपने आप कम हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, फ्लक्चुएट हो सकते हैं, पिछले खत्म हो सकते हैं, नए इमर्ज हो सकते हैं। बट एज और व्हेन रिक्वायर्ड के बेसिस के ऊपर हम लोग अपनी थेरेपीज को एडजस्ट और रीएडजस्ट करते हैं। तो वो जब जब आएंगे हमें रूट लेवल के पैटर्न को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कब कब ऐसा होता है। मेरे बेटे के साथ कुछ नहीं है, मतलब he has started biting his nails या spitting, और ऐसा नहीं कि कोई परेशान स्पिटिंग जो है, he's like- स्पिटिंग जो है, नेल बाइटिंग जो है, कई बार ये सेंसरी ना होकर सिर्फ बिहेवियरल इश्यूज हो सकते और हैं। मुझे ऐसा लगता है ये नहीं, तो अगर कई सिर्फ बार behavioral है तो ये वो parenting है। ये मैक्सिमम बाइटिंग, नेल बाइटिंग, ये सब ये बिहेवियरल है, और ये सर उसका जो सेंसरी का सलाइवा पार्ट नहीं के है। साथ हो भी सकता है, मतलब 100% नहीं है। मैं मैक्सिमम केस में बता हाँ, रहा हूँ, maximum मैक्सिमम case। केस में Yes। बता रहा हूँ, ये ऐसा ही है। सलाइवा के साथ जो प्ले करते हैं, यस, सेंसरी भी हो सकता है, वो जाने जाने में बिहेवियर भी बन गया हो सकता है। उसको हम जैसे कहते हैं ना, हैंड फ्लैपिंग है, वो कूदना है, अपने आप हंसने लग पड़ना, अपने आप रोने लग पड़ना, वो जो चीजें हैं हम उसे रोक नहीं सकते, आप खत्म नहीं कर सकते उसे, क्योंकि वो उससे अपने आप को कंफर्टेबल कर रहा है, ज्यादा उछल के इधर उधर करके। उसे हटाने की बजाय अंदर क्या करते हैं, आप हटाते थोड़ी ना, या कोई मेडिसिन थोड़ी ना देते हैं कि वो अंदर कर देता है, बस उसको चैनलाइज करना शुरू कर। इसका एक पूरा अलग मॉड्यूल आएगा, हाँ। आधे पौने घंटे का इसके ऊपर सेशन आएगा। तो तो उसमें वो आपको तब समझ- हम आप इसको और ज्यादा एक्सप्लेन कर पाएंगे। जल्दी से जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ कर दूं। जैसे आज 3 मॉड्यूल आ गए हैं, मेरे हिसाब से ये कहीं ना कहीं 12 से 15 मॉड्यूल्स होंगे, उसमें मैं सारी चीजें एडजस्ट कर दूंगा। सो आज अगर अभी देखा जाए तो, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा है कि हमारे पास इतना बड़ा सिलेबस है कि वो तो शाम हो जाए तब भी नहीं खत्म होने वाला है। और वैसे भी जब इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होती है ना, तो जो बेसिक चीजें हैं वो गायब ही हो जाती है। इसलिए तो मैं कॉपी पेन देता हूँ कि पॉइंट्स तो लिख लो, कम से कम याद तो रहे कि बात क्या हुई थी आज, नहीं तो बस सुनकर चले जाएंगे। और फिर समझना, हम ये मॉड्यूल समझा के कर क्या रहे, आपको अवेयर ही करना है। जब आपको उस चीज के बारे में पता चल जाएगा ना, तो आप लोगों को हल भी खुद ब खुद मिलने शुरू हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे कोई थेरेपी थोड़ी ना कर रहे हैं, बच्चा है हमारे साथ जो काम कर रहे हैं हम सिर्फ आपको अपडेट कर रहे हैं। जब आप अवेयर हो जाओगे, अपडेट हो जाओगे, तो आपको आपकी हर प्रॉब्लम का हल खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाएगा। और ये ना कॉपी अपने बैग में रख लें, हम जिस दिन नहीं भी दे रहे हैं ना, तब भी यहाँ पर कुछ CFA टीवीज में कुछ हमारे बच्चों की एक्टिविटीज या वो चल रही हैं, जो जो समझ आता है ना लिखते रहिए। ये आपकी ट्रेनिंग क्लास समझिए, इसको आप समझिए कि आप यहाँ कुछ सीखने आए हैं, तो आप कुछ ना कुछ लिखते रहिए। मुझे कॉपीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगली बार आएंगे मैं एक और दे दूंगा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं रहेगा। वो एक कॉपी इधर रह जाएगी, एक उधर रह जाएगी। बल्कि जिनकी कॉपीज हैं वो सिर्फ अगर नहीं लाए उस दिन तो पेज पे लिखें और उस पेज को जाकर उस कॉपी में कॉपी कर लें, ताकि आपके पास एक ही कॉपी रहे। नहीं तो मेरे पास तो अभी 10 बार होंगे, आपको मैं 10 कॉपीज दे दूंगा। मुझे कॉपीज की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा वो मकसद बेकार हो जाएगा। सो अब छोटी छोटी चीजें, ये कॉपी आपकी एक रेफरेंस बुक बननी चाहिए कि हमने इस दिन ये मॉड्यूल सीखे थे। और प्लीज तो जब ये हम समझिए इस चीज़ वीडियो चलाते हैं ना, यहाँ पे देखो हमारा भी उसमें समय लगता है, सारे एफर्ट लगते हैं, वो हम सिर्फ आप लोगों के लिए ही चलाते हैं कि आप लोगों को क्लियर, क्योंकि इन छोटे छोटे डिब्बों में वो एक्टिविटी समझ नहीं आती है। वो बड़ी वीडियो चलाने का मकसद यही होता है कि आप लोगों को वो एक्टिविटी समझ आ जाए, आप लोग उसे समझ के इंप्लीमेंट कर पाए। स्टीयरिंग मोड जो हम समझा रहे हैं उस पर आ सके, तो उसे प्लीज एक बार बैठ के शांति से देखा करो, क्योंकि कई बार उस टाइम पे भी हमें लगता है हम उसे ना देख के उस छोटे कैमरा को देखें तो मुझे लगता है ज्यादा समझ आता है। जो नहीं है उसके ऊपर फोकस मत करो। मैं अभी भी, मैंने कितनी बार एक एक्सपेरिमेंट किया है आपके सामने, मैं एक यहां पर एक वो लगाता हूं, एक ब्लैक पेन से एक बिंदी लगाता हूं, और मैं आपके सामने इतना बड़ा व्हाइट पेपर सामने रखता हूं कि इसमें क्या नजर आ रहा है। मैं पूछता हूं क्या है, क्या है ये क्या है? सब कहेंगे ब्लैक डॉट। इतना बड़ा व्हाइट पेपर नहीं दिखा, इतना बड़ा व्हाइट पेपर, मैंने तो नहीं कुछ कहा था कि क्या है, मैंने पेपर सामने रखा है, इसमें क्या, मैं पूछता हूं क्या है ये, क्या है, क्या है? सब ध्यान से देख के, काली बिंदी, डॉट, ब्लैक डॉट। अरे इतना बड़ा व्हाइट पेपर पड़ा है, देख लें। प्लीज अप्रोच चेंज कीजिए। एक्चुअली हम देख रहे हैं वो चाहते हैं 100% नेगेटिव्स मत ढूंढिए, मैं जो ढूंढूंगा उसमें फंस जाऊंगा और दिखेगा भी मिलना वही, लेते रहो। दिखेगा भी वही, क्योंकि मैं देखना ही वो ब्लैक डॉट चाहता था, मैं कुछ और देखना नहीं और चाहता। मेरी किसी बात का, प्लीज मैं हाथ जोड़ के बता रहा हूं, मेरी किसी बात का प्लीज बुरा मत मानना, हम एक परिवार की तरह बात कर रहे हैं। आपने जो बात की है वो 100% सही है, होनी चाहिए।
आइडियली होनी चाहिए। आपने मुझे उस दिन भी कहा था, मैंने ये सिस्टम बना दिया, मेरे दिमाग में घूम रहा है, आपने वो चीज बोल दी ना, मेरे दिमाग में घूम रही है कि मैं इसको इंप्रूव कैसे कर सकता हूँ। सो मैंने कहा कि आधे घंटे के वीडियोस के मैं ऐसा करता हूँ, मॉड्यूल्स बना देता हूँ, एडिटिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा और टाइम लगेगा, बट दे देते हैं यार इसको ना, एडिटिंग करके पेरेंट्स को ही दे दो, ताकि जब भी मिले टाइम ना वो देख पाए। ऐसा नहीं है कि आपने मेरे को कह दिया और मैंने कैजुअली लिया, मैंने 100% लिया, और वो एक बड़ा जो कहते हैं हम एक तरीका था, आपने बहुत ही उसको हम्बली बड़े ही असर्टिव टोन में मुझसे कहा, और तब से मेरे दिमाग में घूम रहा है, तब से ही मैंने इस सिस्टम को इंप्रूव किया, और ये होगा। आई रियली अप्रिशिएट दैट। अगर मेरे तक फीडबैक नहीं आएगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूं जहां से जो मिल रहा है बस फटाफट लेते जाओ, टाइम नहीं है हम लोगों के पास, किसी के पास भी नहीं है। ये जल्दी से जल्दी करो और हमारा पीछा छोड़ो। ये क्यों छोड़ो, प्यार से कह रहा हूं। आप लोग यहां से जिस दिन जाएंगे ना खुश होके, मैं उस दिन ये किस दिन बैठे हुए थे, कोई बात हो रही थी, कितनी बार आपने भी अपने मुंह से ये कहा है कि हम पता है खुश किस दिन होंगे, जिस दिन ये सेंटर बंद हो जाएगा। सेंटर बंद हो जाएगा मतलब ऑटिज्म ठीक हो जाएगा। मतलब अगर हम इसे बिजनेस बोले तो कोई अपने मुंह से बोलेगा कि मेरा धंधा बंद हो जाए क्योंकि हमने इसको बिजनेस माना नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारी खुशी का दिन उस दिन होगा जिस दिन ये सेंटर बंद हो जाए, हमें ऑटिज्म के बच्चे ही ना मिले। ये सपना है, नहीं पूरा हो रहा, मुझे नहीं पता, मैं काम तो कर लूं, हम काम करके देखते हैं, जितना हो पाएगा ना, लेट्स डू इट। मैं नहीं चाहता कि मैं आप लोगों को ज्यादा लंबे समय तक यहां देखूं, मैं चाहता हूं आप जल्दी से जल्दी जो सीखना है सीख के जाओ, और जो मुझे बाहर मिलो अपने बच्चे के साथ, और फिर दिखाओ वो खुशी मुझे। जो पेरेंट्स समझते हैं ना वो जा भी रहे हैं। लास्ट फ्राइडे मेरे यहाँ से एक और बच्चा गया है, अतुल्य, शायद आप में से कोई पेरेंट उसे जानता हो। अतुल्य बच्चा यहाँ से गया, उसकी मदर लास्ट फ्राइडे थैंक यू करके गई है कि सर इसके ठीक होने पे ना मतलब बहुत इंप्रूवमेंट है। आज वो कहते हैं कि हमें जब हम यहाँ आए थे, वो मुझे यहाँ इस रूम में बैठ के बोल रहे थे कि सर इसी रूम में मेरे बच्चे की असेसमेंट हुई थी, आज इसी रूम से मैं विदा लेके जा रही हूँ और मैं बहुत सेटिस्फाई होके जा रही हूँ। मैंने उसे ये भी कहा कि हो सकता है मुझे आपकी जरूरत पड़े, मैं कुछ पेरेंट्स को समझाने के लिए आपको यहाँ बुलाऊंगा। वो कहते जब बोलोगे, जिस दिन बोलोगे मैं यहाँ आ जाऊँ, क्योंकि इस सेंटर ने मेरे बच्चे की जिंदगी बदल दी, 1 साल 6 महीने। लेकिन क्या सारे बच्चे ठीक हुए? नहीं हुए भाई। तो जब कोई मुझे ये कहता है कि आपकी वजह से मेरा बच्चा ठीक हो गया, तो मैं उसी समय उनके जुड़े हुए हाथों को आगे हाथ जोड़ कर ये कहता हूं कि प्लीज ये हाथ नीचे कर लो, क्योंकि ये बच्चा अगर मेरी वजह से ठीक हुआ है, हमारे सेंटर की वजह से अगर आपका ये बच्चा ठीक हुआ है ना, तो फिर मेरे सारे बच्चे ठीक होने चाहिए थे। नहीं होते, मैं मान रहा हूं ना कि नहीं होते। बोलते हैं तो मैं कहता हूं थैंक यू आपका, जिन्होंने इतने पेशेंस रखे। यस, आप लोग आ जाइए, आप लोग इन्वॉल्व हो जाइए। मैक्सिमम क्रेडिट भी आपका है और मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट भी आपकी, तभी बच्चा ठीक हो। ठीक है जी, राइट जी, इजाजत। चलिए, थैंक यू जी।